नमस्कार, स्वागत आप सभी का मरुधर बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दीपिका चांगेड़। प्रदेश में दूसरी लहर के आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं। यह प्रदेश के लिए बहुत अच्छी खबर है, लेकिन अगर बात करें व्यापार राजस्थान की, तो 1 जून से किराना सहित कुछ व्यापार को खोल दिया गया था। वहीं सभी व्यापारियों को सरकार ने कुछ न कुछ राहत जरूर दी है। टेंट डीलर्स को या फिर बात करें रेस्टोरेंट संचालकों की, सभी को सरकार की ओर से राहत के खुलने की राहत मिली है। इसी के साथ ही वैक्सीनेशन की अनिवार्यता भी रखी गई है। वैक्सीनेशन की अनिवार्यता के साथ शिक्षा विभाग में भी छूट प्रदान की जा सकती है, जो आज पूरी तरह से ठप पड़ा है। प्रदेश में सबसे ज्यादा सब्जी के ठेले से लेकर सीधा सरकार तक राजस्व देने वाले सबसे बड़ा विभाग शिक्षा विभाग है, लेकिन किसी और सरकार का इस और सरकार का कोई ध्यान नहीं है। ग्रामीण प्रवेश से उठकर शहर में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी एक चुनौती भरा सबक है कि सरकार कंपटीशन एग्जाम की तारीख को निकाल रही है, लेकिन कंपटीशन क्लास को खोलने का कोई निर्णय नहीं ले रही है। इसी को लेकर मेरे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं कि क्या है कोचिंग संचालकों की परेशानी। नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। लगातार राजस्थान सहित पूरे देश में एक कोचिंग और स्कूल संचालकों के साथ बड़ी ही विपदा सामने आ गई है कि कई खर्चे उनके लगातार चालू हैं, खर्चे अभी तक बंद नहीं हुए हैं, लेकिन जो स्टूडेंट हैं वो भी अभी तक मजबूर है क्या कोचिंग खुलेगी या नहीं खुलेगी। हर स्टूडेंट के सामने एक बड़ी परेशानी हो चुकी है कि वे ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा तो ग्रहण कर रहा है, लेकिन प्रॉपर उस तरीके से नहीं ग्रहण कर पा रहा जो ऑफलाइन तरीके से हर बार करता नजर आता है। देश में नए शिक्षा मंत्री बन चुके हैं। शिक्षा मंत्री के सामने नई बड़ी समस्या आ चुकी है कि कैसे 10वीं 12वीं की एग्जामों का रिजल्ट जल्दी आएगा, कैसे जल्दी से जल्दी कोचिंग संचालन किया जाएगा, स्कूलों का संचालन किया जाएगा, ऑफलाइन मोड को शुरू किया जाएगा, ऑनलाइन मोड से उनमें ऑफलाइन में कन्वर्ट किया जाएगा। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं लगातार हर कोचिंग हर स्कूल जो है ऑनलाइन मोड पर आ चुका है, लेकिन ऑनलाइन मोड में कई खामियां नजर आ रही हैं। आपने देखा होगा आए दिन देश भर में अनेक थानों में ऐसी FIR दर्ज हो रही हैं जो ऑनलाइन में कहीं कुछ आपत्तिजनक वीडियो सामने दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, हर बच्चा उस ऑनलाइन क्लासेज में 6 से 7 घंटे नहीं बैठ पाता, क्योंकि ऑनलाइन में इतने में या तो इंटरनेट खत्म हो जाता है या फिर कोई और तकनीकी समस्या सामने आ जाती है। पहली क्लास से ही अगर हम बात करें तो हर बच्चे के सामने ये डिजिटल एक बड़ी समस्या बन चुका है, क्योंकि डिजिटल देखने के बहाने जब छात्र स्कूल की कोचिंग क्लास पढ़ता है तो अचानक विज्ञापन आते हैं, उसका स्किप करता है और उसका दुष्प्रभाव उसके आम जीवन पर पड़ता नजर आ रहा है। आज ऑल इंडिया कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ की ओर से एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है। क्या इनकी मांगे हैं, क्या इनकी मांगे हैं, क्योंकि वास्तविक मांग ये है कि आज मार्केट की अगर हम बात करें तो स्थिति इनकी दयनीय हो चुकी है। लगातार मकान मालिकों का किराया, टीचरों की फीस और कई खर्चे इतने हो गए हैं जो ऑनलाइन से कवर होना असंभव है। हालांकि फीस कमेटी पर सुप्रीम कोर्ट ने इतना जरूर कह दिया है कि स्कूल फीस ले सकते हैं, लेकिन कोचिंग संचालकों का क्या होगा, क्योंकि इनकी तो फीस कोचिंग क्लास चलेगी तभी होगी। मेरे साथ जगदीश जी हैं, किशन जी हैं, कई कोचिंग संचालक यहाँ मौजूद है। जगदीश जी, गीतांजलि कोचिंग आपकी है, क्या क्या समस्याएं हैं, क्योंकि किन किन सब्जेक्टों की आप तैयारी कराते हैं और क्या क्या समस्याएं आपके सामने इन दोनों लॉकडाउन के चरणों में देखने को मिली? क्योंकि पहला लॉकडाउन जब लगा था 14 मार्च को लगा था, उसके बाद में 18 जनवरी को पहली बार कोचिंग खोली, लेकिन 18 अप्रैल को एक बार फिर बंद कर दी गई। अपन सिविल सेवा की परीक्षाएं हम करवाते हैं और सारे विद्यार्थी जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं लगातार, क्योंकि एक बहुत बड़ी सिविल सेवा में एक कर्मठता चाहिए होती है और रेगुलरिटी चाहिए होती है जो स्टूडेंट को नहीं मिल पा रही है। जैसे ही 2 महीने के लिए कोचिंग खुले थे, उसमें बच्चों ने एडमिशन भी लिए हैं। ऑफलाइन क्लासेस, क्योंकि ये बहुत बड़ा लंबा सिलेबस होता है जिसमें साल भर के लिए कोचिंग करवाई जाती है। साल भर के लिए ये मान के चलो कि 1000 से 1500 घंटे का जो सिलेबस होता है उसको ऑनलाइन मोड में लेना बहुत ही मुश्किल होता है। बच्चे बार बार हमें कह रहे हैं कि सर हम ऑनलाइन क्लासेस से प्रॉपर नहीं ले पा रहे। ज़्यादातर जो बच्चा आता है हमारे पास वो ग्रामीण क्षेत्र से आता है। वो ग्रामीण में इंटरनेट की सुविधा इतनी अच्छी तरीके से सबको पता है प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, उनके लिमिटेशंस भी है। उन व्यवस्था ध्यान देते हुए हम सरकार से ये अपील करते हैं कि नई न्यू कोरोना गाइडलाइंस जो आ गई है, वैक्सीनेशन भी लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इन चीज़ों को देखते हुए सरकार हमारे लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन तैयार करे। हम प्रॉपर उन गाइडलाइन का प्रयोग करते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम सरकार के साथ हैं सर, ये क्योंकि ये महामारी सबके लिए और हम एजुकेशन फील्ड से ही जुड़े हुए हैं। हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि इसमें एक भी बच्चे को या किसी की जान से नुकसान ना हो,
तो उन सारी गाइडलाइन का पूरा प्रॉपर तरीके से, जो हमारा 2 गज की दूरी है, मास्क है, सैनिटाइजेशन है, उन चीज़ों का प्रॉपर तरीके से हम पालन करने के लिए तैयार है। बस दे रही है कि सरकार हमें एक परमिशन दे, हमारे पे विश्वास जताए कि हम कोरोना वॉरियर्स तैयार करेंगे, ना कि हमारी तरफ से सरकार को कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी जो आगे जाकर के सरकार को इसको झेलना पड़े। बल्कि अगर सरकार हमारा सपोर्ट करती है तो हम कोरोना वॉरियर्स तैयार करके देंगे सरकार को। देश के जो आने वाली जो भविष्य है उसमें हम अच्छे प्रशासक तैयार करते हैं। तो अगर प्रशासन हमारे को सक्रिय रूप से हमें सहयोग करता है, गाइडलाइन हमें देता है, उसके लिए हम प्रॉपर उस गाइडलाइन का प्रयोग करते हुए हम सरकार के साथ हैं। और सरकार से अपील है कि वो जल्दी से जल्दी हमारी कोचिंग ऑफलाइन जो मोड का है उसमें हमें तैयार करने के लिए हमें समय सीमा दे, उसके लिए प्रॉपर हमें ऐसा ना हो कि कुछ समय के लिए हमें प्रॉपर समय दिया जाए और उसके बाद में फिर दोबारा से हो जाए। इससे बच्चों का विश्वास भी डगमगाता है और उनकी जो पढ़ाई है वो भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि लगातार नई वैकेंसीज़ की अभी घोषणा हो चुकी है। पुरानी वैकेंसी बहुत सारी जो एग्ज़ाम्स की है डेट भी आ चुकी है। तो सरकार जब एग्ज़ाम लेने के मोड में है और सरकार सक्रिय है और सरकार बच्चों के अच्छा भविष्य के लिए जब सरकार तत्पर है, तो हमारे सहयोग के लिए, क्योंकि बिना कोचिंग के सपोर्ट के आज पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो भी सब लगभग बदल चुका है। तो इस प्रकार से जो नया पैटर्न जो सरकार ने दिया है हर एग्ज़ाम के अंदर, उसको हम अच्छी तरीके से, अगर बच्चा हमें सपोर्ट लेना चाह रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से और अपने, क्योंकि ये जो कंपटीशन होते हैं सर वो ऑल इंडिया लेवल के होते हैं। मान लीजिए अगर राजस्थान सरकार की वजह या राजस्थान का बच्चा अगर कोचिंग से नहीं ले पा रहा, लेकिन दूसरे राज्य का अगर बच्चा कोचिंग ले रहा है और वो तैयारी कर रहा है, तो वो एक तरह से हमारे यहाँ पे राजस्थान सरकार में उसको तो वरीयता मिलेगी, लेकिन हमारा जो प्रॉपर स्थानीय बच्चा है उसको उससे लॉस हो सकता है। तो सरकार को ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी कि अगर दूसरे स्टेट के बच्चे प्रॉपर कोचिंग या उनको अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, तो हमारे बच्चों को भी अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, उसके अनुसार उसको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारी इस मांग को की तरफ बहुत ध्यान दे और हम चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी हमें कोचिंग ओपन खोलने की अनुमति दे। धन्यवाद। कोचिंग खोलने की अनुमति दे, ये जगदीश ताखड़ जी ने कहा, क्योंकि जो कोचिंग संचालकों के सामने बड़ी समस्या है। कृष्ण जी मेरे साथ है। कृष्ण जी, लगातार सभी वैकेंसियां पेंडिंग चल रही हैं, वैकेंसियों की एग्जाम डेट आ चुकी है, किसी की एग्जाम डेट जुलाई में है, किसी की अगस्त में, सितंबर में और कल अक्टूबर में भी तारीखों का ऐलान हो चुका है। सबसे बड़ी परीक्षा है रीट, जो काफ़ी बार से अटकी हुई है, हर बार उसकी एग्जाम डेट को आगे बढ़ा दिया जाता है क्योंकि कोचिंग कंपटीशन क्लासेज एक ऐसी ही बीच का कैडर है जो स्टूडेंट को 12th क्लास से ब्यूरोक्रेट्स तक जो पहुंचाता है, वो एकमात्र कंपटीशन क्लासेज होता है। क्या क्या आपकी मांगे हैं, कैसे इसका सॉल्यूशन है? नमस्कार राजस्थान, मैं सरकार के साथ हूं और हमारे समस्त बच्चे हैं वो भी सरकार की हमेशा इज्जत करते हैं और सरकार के साथ खड़े हैं। हमारा कहना ये है कि अगर हम बात करें तो जैसे राजस्थान अधीनस्थ सेवा बोर्ड है या सेंटर के कोई एग्ज़ाम है या आरपीएससी का कोई एग्ज़ाम है या नेवी एयरफोर्स का कोई एग्ज़ाम है, इसकी तैयारी करने वाले कम से कम पूरे राजस्थान में 15 से 20 लाख विद्यार्थी हैं। वो अलग अलग जगह पे, जैसे जयपुर में कम से कम 2 से 2.5 लाख बच्चे तैयारी करने के लिए आते हैं, कोटा में 2 से 2.5 लाख जो पीएमटी की, आईआईटी की, इनकी तैयारी करते हैं, सिक्कर है, ऐसे बहुत सारे सेंटर हैं राजस्थान में जहाँ पे लाखों बच्चे आते हैं। और लाखों बच्चों का अगर मैं मिनिमम खर्चे की बात करूं तो एक विद्यार्थी का मिनिमम खर्चा अगर 5,000 भी जोड़ें, तो जैसे कि जयपुर में 2 लाख विद्यार्थी हमेशा तैयारी करते हैं या रहते हैं, तो 2 लाख इंटू अगर अपन 5,000 करें तो एक महीने का 100 करोड़ रुपए का खर्चा है। जो कि अगर अपन बात करें तो जैसे जेंट्स पार्लर हुए, ब्यूटी पार्लर हुए, आज कोई सब्जी की दुकान हुई, फल फ्रूट की दुकान हुई, सरस डेयरी हुई, या अपन बात करें बस हुए, ऑटो हुए, पीजी हुई, लाइब्रेरी हुई, सब पे कहीं न कहीं प्रभाव दिखने को मिल रहा है। क्योंकि जो मार्केट में जयपुर में 100 करोड़ रुपए ग्रामीण परिवेश से आता है वो तो एक तरीके से ब्लॉक हो गया है। आज मार्केट सब कुछ खुला है, फिर भी कोचिंग नहीं चलने की वजह से 2-2.5 लाख बच्चे जयपुर में नहीं हैं, तो हर व्यापारी भी परेशान है। हालांकि कहने में मार्केट को खोल दिया गया है, सिर्फ एक शिक्षा विभाग को नहीं खोला है, उसको लेके सबके साथ समस्याएं हैं। आज मैं कहीं सेविंग करवाने जाता हूं तो कहता है यार पहले वाली बात नहीं रही, बिजनेस में पहले वाला दम नहीं रहा, पहले दिन में 100 कटिंग करते थे, अब 5-10 ही आते हैं। तो ये बड़ा प्रभाव है कि ग्रामीण परिवेश का बच्चा
जयपुर तक नहीं पहुंच रहा, कोटा तक नहीं पहुंच रहा, सीकर तक नहीं पहुंच रहा, अन्य सेंटरों तक नहीं पहुंच रहा। तो हम सरकार से क्रमबद्ध निवेदन करना चाहते हैं कि शिक्षा की तरफ ध्यान देके कोचिंगों को, या हमारी स्कूल हैं या जो कॉलेज हैं या जो कंपटीशन एग्ज़ाम जो भी तैयारी करवाते हैं या कोई एकेडमी है, इनको खोलने का कष्ट करें। अगर मैं आगे बात करूं तो जैसे ऑनलाइन पढ़ाई एक जरिया हो सकती है, लेकिन वो ऑफलाइन की जगह नहीं ले सकती है। अगर मैं बात करूं कि हम आरएस की जैसे तैयारी कराते हैं तो आरएस प्री का कोर्स 400 घंटे का होता है। अगर 400 घंटे का बात करूं, 45 मिनट की लगभग एक क्लास होती है, वीडियो होता है, तो लगभग 500 घंटे हो गए। 500 घंटे अगर एक अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा रोज के यानी कि 5 वीडियो देखे तो 110 दिन हो गए, यानी कुल मिला के 4 महीने के आसपास। तो 4 महीने में, और वो भी जब बच्चा रेगुलर 5 घंटे देखे तो उसकी आंखों पे भी डिफेक्ट होगा। और मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ, ये 10-20 दिन के लिए चल सकता है कि बच्चा 5-5 घंटे वीडियो देख ले। अगर मैं बात करूँ, आजकल मूवी आती हैं मोबाइल पे, हर आदमी मूवी देखता है, तो मूवी में तो जैसे 20 तरीके के सीन आते हैं बीच में, तो कभी कुछ आ गया कभी कुछ आ गया, उसको ही अगर बच्चा दिन में एक बार में लगातार नहीं देख सकता तो पढ़ाई वाली चीज़ तो बहुत अलग हो गई। दूसरा बात करें तो नोट्स नहीं बना सकता, नोट्स बनाए तो ईयरफोन लगाए, बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर बात करूं ग्रामीण परिवेश की, क्योंकि मैं खुद एक गांव से हूं, तो वहाँ अभी प्रॉपर नेटवर्क की सुविधा नहीं है। और अगर नेटवर्क भी है तो आज बच्चा 2 GB इंटरनेट प्रतिदिन का मिलता है तो 3 वीडियो में ख़त्म हो जाता है। उसके साथ उसको गूगल पे फेसबुक भी चलाना है, व्हाट्सएप भी चलाना है, इंस्टा भी चलाना, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो मैं सरकार से फिर एक बार क्रमबद्ध निवेदन करता हूं, किसी न किसी तरीके से कोचिंगों की तरफ ध्यान दे, स्कूलों की तरफ ध्यान दे, कॉलेज की तरफ ध्यान दें। और हम सरकार के साथ कंधे से कंधे मिला के तैयार हैं, लेकिन सरकार हमारा भी ध्यान दे। आज अगर मैं बात करूं तो रोड पे जो ठेले लगते थे, वेंडर्स हैं, वो बहुत कम संख्या में हो गए। वो बेचारे महंगी ब्याज दरों पे पैसा उठाते थे, आज उनसे पैसा नहीं चुकाया गया तो साहूकार उनको परेशान करता है। ये हालात अगर 1-2 महीने कोचिंग स्कूल ना खुली तो यही हालात इनके साथ होने वाले हैं, क्योंकि इनको मार्केट में बैठे रहने के लिए कहीं न कहीं से पैसा अरेंज करना पड़ रहा है, बाद में उनके लिए भी दुखदायी होगा। तो मैं सरकार से एक बार फिर से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी साहब और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से क्रमबद्ध निवेदन करता हूं कि इन कोचिंगों को, स्कूलों को और कॉलेज को जल्दी से जल्दी खोलें। धन्यवाद। और भी कई कोचिंग संचालक मेरे पास मौजूद हैं जिनसे हम ये जान सकते हैं कि क्या तरीका है, क्योंकि कोचिंग खोलना एक ज़रूरी है, लेकिन स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि राजस्थान में आप देख रहे हैं लगातार, अगर बात करें हम राजस्थान की राजधानी जयपुर की, तो वहाँ कोविड के केस इन दिनों 25 से 20 के बीच में या फिर 15 से 20 के बीच में केस दिखाई दे रहे हैं। जो आंकड़ा जयपुर में पहले देखा जा रहा था कि 4000, 5000, 6000 तक पहुँच चुका था, वो आंकड़ा 15 से 20 तक हो चुका है। यानी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, हमें अभी तक कोविड गाइडलाइन की पालना करती है, लेकिन इतना ज़रूर है केसेज कम हो चुके हैं। ऐसे में सरकार ने सभी वर्ग को थोड़ी थोड़ी राहत दी है, चाहे व्यापारियों की बात करें, टेंट हाउस की बात करें, शादियों की बात करें, लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग को कोई राहत नहीं मिली। शिक्षा विभाग को कैसे राहत मिल सकती है? कुछ कोचिंग संचालक मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सभी डिपार्टमेंटों को कुछ न कुछ राहत मिली है, लेकिन शिक्षा विभाग को कोई राहत नहीं मिली। राहत किस आधार पर दी जा सकती है? क्योंकि आपने देखा कि व्यापारियों को प्रतिष्ठान खोला जिसमें 50% कर्मचारी आ सकते हैं वैक्सीनेशन के बाद। वहीं टेंट हाउस का बात करें, डीलर्सों की बात करें, मैरिज गार्डनों की बात करें, शादी समारोह की बात करें, बाजे वालों की बात करें, घोड़ी वालों की बात करें, सभी को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ राहत दी है, लेकिन अभी तक कोचिंग संचालकों को राहत के नाम पर ऊँट के मुँह में जीरा भी नहीं मिला है। सर, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, और सरकार के जो वैक्सीन के प्रोग्राम चल रहे हैं मैं उसकी तारीफ़ भी करना चाहूँगा। एक्चुअल में क्या है, कोचिंग इंडस्ट्री, इससे लाखों स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और एक बहुत बड़ा वर्ग जो है जो कोचिंग के सहारे अपने भांति भांति के काम धंधे कर रहा है। कोरोना की पहली लहर में सरकार का आदेश हुआ कोचिंग बंद करने का। 2021 18 जनवरी को कोचिंगें खोलने का वापस आदेश हुआ, और उसके 2 महीने बाद ही 16 अप्रैल 2021 को कोचिंग वापस बंद करने का आदेश हो गया। इस सब से क्या है, स्टूडेंटों में एक भय फैल रहा है, एक अनसर्टेनिटी का वातावरण फैल रहा है, और स्टूडेंटों में भी और कोचिंग संचालकों में भी। एक्चुअल में ये एक वैश्विक महामारी है, हम सबको मिलकर इसको लड़ना है। सरकार पूरे प्रयास भी कर रही है, लेकिन एक कुछ ना कुछ इस टाइप की गाइडलाइंस जो हैं सरकार को तय करनी पड़ेंगी, जिससे स्टूडेंट के दिमाग से एक अनसर्टेनिटी हटे, कोचिंग संचालकों के दिमाग से एक अनसर्टेनिटी हटे।
हमारा मानना है कि जो भी स्टूडेंट ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है उसको कोचिंग संस्थानों में आने से क्यों रोका जाए। जब तक कोचिंग संस्थान सरकार खोलने की इजाज़त नहीं देती है, स्टूडेंट बड़ा अनसर्टेन माहौल के अंदर है, वो गांव में बैठा हुआ है, अपने घर बैठा हुआ है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसका भविष्य क्या होगा। तो हम लोग रेगुलर इस चीज़ के ऊपर हम लोगों के आपस में डिस्कशन भी होते हैं, सरकार के कई लोगों के साथ भी हम लोग बैठते हैं। जितना भी स्टूडेंट्स जयपुर का है या जयपुर के बाहर से आ रहा है जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है उसको आने दिया जाए। उसके लिए कोचिंग संस्थान ऑफलाइन कोचिंग हमेशा चालू रहनी चाहिए। अच्छा, दूसरा सुझाव ये है, जैसे बहुत से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, अलग अलग जातियों की धर्मों की भी सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको सरकार वैक्सीन अवेलेबल करा रही है। सरकार उनको व्यवस्था जमा रही है कि वो कैंप लगाएं, लोगों को अपने लोगों को वैक्सीन लगवाएं। वैसे ही हम चाहते हैं कि हमारी जो कोचिंग महासंघ है सरकार उसको भी वैक्सीन अवेलेबल कराए। हम लोग एक अपना पर्टिकुलर जगह पे हम अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाएंगे। बहुत सा स्टूडेंट ऐसा है जो बिना वैक्सीन लगाए आ रहा है, गांव से आ रहा है, दूसरे शहर से आ रहा है। हम उसको आते ही हम उसको प्रेरित करेंगे कि आप पहले वैक्सीन लगवाओ फिर आप कोचिंग में जाओ। कुल मिला के इस चीज़ का समाधान तो निकालना ही पड़ेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं, कोई एक जना इफेक्ट नहीं हो रहा है। जितना योगदान एक कोचिंग संस्थान वाला कोरोना से लड़ने में दे रहा है उतना ही योगदान इस देश का स्टूडेंट भी दे रहा है, अन्य समाज का आदमी भी दे रहा है, अन्य वर्ग का आदमी भी दे रहा है। तो कोचिंग संस्थानों की अनदेखी नहीं की जा सकती किसी भी सूरत में। हाँ, इसको भविष्य में ये प्रॉपर और सुचारू रूप से चले इसके लिए एक प्रॉपर प्रोग्राम बनाना होगा। केवल बंद करना इसका समाधान नहीं है, ये हम बोलना चाहते हैं। थैंक यू सर। तो आपने देखा कि इन्होंने बताया, किशन जी मेरे साथ रहे, जगदीश जी मेरे साथ रहे, कि कोचिंग एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। कोचिंग क्लासेज, कंपटीशन क्लासेज जहाँ से शुरू होती हैं वहाँ एक जीवन का आधार जुड़ा होता है। हर व्यक्ति जब 12th पास करता है उसके बाद अपना रास्ता जीवन का तय करता है, जिसमें अपना भविष्य तय करना उसको होता है। ब्यूरोक्रेट्स में उसको जाना है, RS में जाना है, IAS में जाना है, SI में जाना है, किसी भी सरकारी सेक्टर में अगर उसको जाना है तो कंपटीशन क्लासेजों का वो सहारा लेता है। लेकिन आज इन्हें खुद एक सहारे की जरूरत सरकार की पड़ रही है। लेकिन आपने देखा कि 2 लाख स्टूडेंट हैं जो राजस्थान में अनेक गांवों से जयपुर में आते हैं। ये मैं केवल जयपुर का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें अनेक मकान मालिक, अनेक फल सब्जी ठेला पोहा, अनेक तरह के व्यक्ति जुड़े हैं। उनकी भी रोजी रोटी पर अब संकट गहराने लग चुका है। पिछले दिनों में अनीश कुमार जो ऑल इंडिया कोचिंग इंस्टीट्यूट के महासंघ संचालन करते हैं, उन्होंने भी जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया था। जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा को ज्ञापन में बताया कि जल्दी ही कोचिंग को शुरू किया जाए। मेरे साथ अंतर सिंह नेहरा भी हैं। ज्ञापन में क्या मांग की थी और क्या क्या उन्होंने मांग की है, देखिए अनीश जी, आपने जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में क्या क्या मांग की है? हमने ज्ञापन में उनको उन कोचिंग संचालकों की ओर ध्यान आकर्षित करवाया जो आर्थिक हालात से तंग आकर आत्महत्या कर चुके हैं, और उन्हें हमने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया और उनसे कहा कि कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए शीघ्र से शीघ्र कोचिंगों को खोलने की अनुमति प्रदान करें, अन्यथा ये आत्महत्या और बढ़ेगी। और हमें पूरा आशा है, हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी पर और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत साहब पर पूरा विश्वास है कि वे हमारी पीड़ा से अवगत होंगे और शीघ्र ही इस क्षेत्र में खुशियां लौटेंगी। देखिए, पहले भी आपने संगठन की ओर से कई बार प्रताप सिंह को भी अवगत कराया था, जो परिवहन मंत्री हैं, तमाम नेता विधायकोों को भी अवगत कराया था। कोचिंग खोल दी गई थी, क्या लगता है अभी भी कोचिंग खोलेंगे और उससे मार्केट में स्टूडेंट आ सकेगा? सबसे बड़ी बात, जैसे अभी चर्चा कर रहे थे माननीय संचालक गण, कि खोलना सिर्फ पर्याप्त नहीं है, हमेशा ये खुली रहें, उस और सरकार विशेष गाइडलाइन बनाए और सहयोग करे। और जो खर्चे हैं हमारे, विशेषकर बहुत बड़ी किराए की राशि है, उनको भी किस प्रकार से हम एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मकान मालिक और किराएदार दोनों ही एक परिवार के अंग है, दोनों ही एक प्रकार से भाई भाई का रिश्ता है। तो दोनों आपस में कैसे बैठकर इसको भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अभी जो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है मार्केट में इस कोचिंग व्यवसाय में, वो ये है कि अगर अभी खुलती है तो बच्चे बहुत कमाएंगे और किराया इनकम से ज़्यादा होगा। ऐसे में 2 साल से लगातार आर्थिक कष्ट को झेल रहे कोचिंग संचालक खुलने के बाद भी जिंदा रह पाएंगे, वापस आर्थिक रूप से समृद्ध बन पाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। हाँ, एक व्यक्ति गारंटी दे सकता है, वो है मकान मालिक। अगर मकान मालिक इन कोचिंग संचालकों को अपने दिल से दुआ दे और दया भाव दिखाए और साथ दे, क्योंकि इनकी वजह से उनकी ज़िंदगी बनी है। किराया हमेशा ये देते रहे हैं
और आगे भी देते रहें, उसके लिए ये भी जरूरी है कि ये कोचिंग संस्थाएं जिंदा रहे। और आज इसको जिंदा रखने की जो शक्ति है वो दो है, एक सरकार और एक मकान मालिक। अब इनको देखना है कि किस प्रकार हम इस व्यवसाय को जिंदा रख पाते हैं, किस प्रकार हम देश की मदद कर पाते हैं। तो देखा आपने, लगातार कोचिंग संचालकों के सामने एक बड़ी परेशानी खड़ी हो चुकी है। सरकार को कैसे खोलना है ये एक सरकार को ही सोचना है, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद जैसे हर डिपार्टमेंट को खोल दिया गया है, ऐसे शिक्षा विभाग को भी खोला जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ विवेक सिंह यादव, मरुधर बुलेटिन, जयपुर।